दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी के अध्याय 159 और खंड 4 में है। अब ये जो हमारा काम था, ये बापू की जो आत्मकथा सत्य के प्रयोग उन्होंने लिखी है, उसमें लगभग 500 पेज हैं। और ये अब हमारा ये जो काम था ये समाप्त हो रहा है। एक अध्याय इसमें बाकी है और पूरा ये हो चुका है। और इसमें कोशिश की गई है कि सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, लेकिन ये काम बहुत कठिन था। किताब से सामने रखकर पढ़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि वो अपने हर शब्द से क्या कहना चाह रहे हैं, इसको समझने के लिए उसकी स्क्रिप्ट बनानी पड़ती थी। हर जो चैप्टर रहता था उसकी एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ती थी, ताकि उन्होंने जो लिखा है उसके पीछे उनकी क्या भावना है ये समझ में आए। और कोशिश ये रहती थी कि सारा का सारा उसमें आ जाए, लेकिन कुछ उनका इतना कठिन उन्होंने शब्दों में कहा है जो शायद समझ में नहीं भी आया हो, लेकिन पूरी कोशिश की है। और एक भी अध्याय में बहुत ही कम अध्याय ऐसे हैं जिसमें कोई एक दो लाइन हम छोड़ सके, बाकी पूरे की पूरी लाइनें हमें लिखनी पड़ी। एक भी शब्द उसमें से हम छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन ये काम अब पूरा हो रहा है आपके आशीर्वाद से। और आप इसको लाइक करिए, इसको फॉरवर्ड करिए, इसको शेयर करिए। हमारे देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व देश की आज़ादी के लिए लगा दिया। हमारी जनरेशन जो थी, जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, उन्हें तो गुलामी का ना सही, लेकिन गुलामी के बाद जो गरीबी आती है देश में, जो शासन करने वाला होता है वो जो सब लूट के ले जाता है, तो एक बहुत बड़ी गरीबी आती है। वो गरीबी हमने देखी है। लेकिन अब ये जो जनरेशन आई है हमारे बाद की, इनको तो मालूम नहीं है कि गुलामी क्या होती है। इन्होंने तो गुलामी कभी देखी नहीं है, गुलामी की गरीबी भी नहीं देखी है। लेकिन गुलामी वो होती है जब आप अपने को आपकी पहचान नहीं रह जाती है। वो सबसे बड़ा गुलामी का वो जो दुख की बात होती है, ये होती है कि आपको आपकी पहचान नहीं रहती आपकी। जब हमारे ऊपर ब्रिटिश राज्य करते थे तब हम भारतीय नहीं कहलाते थे, तब हमें ब्रिटिश इंडियन कहा जाता था। और सभी लोगों ने संघर्ष किया। हमारे जो पूर्वज रहे, हमारे जो नेता रहे, हमारे जो क्रांतिकारी रहे, सभी ने संघर्ष किया और उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। उसका ही नतीजा है कि आज हम आज़ादी की हवाओं में सांस ले रहे हैं। तो हमारा उनके प्रति कोई दायित्व बनता है, कोई कर्तव्य बनता है। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि उनके प्रति हम अच्छा लिखें, उनके प्रति अच्छा सोचें, उनको आदर व्यक्त करें उनके प्रति। कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो अब हम आगे के अध्याय में देखेंगे। नागपुर में इसका शीर्षक लिखा है बापू ने। बापू लिखते हैं कि इलाहाबाद और कलकत्ता में खिलाफत आंदोलन और स्वराज्य के प्रस्ताव को पास किया गया। अब नागपुर में राष्ट्रीय सभा में पास हुए असहकार असहयोग नॉन कोऑपरेशन प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलनी थी। इलाहाबाद में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसको राष्ट्रीय सभा में अंतिम मंजूरी मिलनी थी। राष्ट्रीय सभा का मतलब उस समय जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस की जो अधिवेशन होते थे उनको राष्ट्रीय सभा कहा जाता था। नागपुर में होने वाली वार्षिक बैठक
में उसको मंजूरी दी जानी थी। जो प्रस्ताव इलाहाबाद में और कलकत्ता में लिया गया उसको यहाँ मंजूरी दी जाने वाली थी। कलकत्ता की तरह नागपुर में भी असंख्य लोग इकट्ठे हुए। अभी अभी तक प्रतिनिधियों की संख्या की सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। लाला लाजपत राय जी के आग्रह पर मैंने स्कूल कॉलेजों के बारे में थोड़ा बदल करने का कबूल किया था, क्योंकि ये असहकार नॉन कोऑपरेशन था, तो इसमें स्कूल कॉलेज भी का उनको भी शामिल होना था। तो बापू लिखते हैं कि इसमें लाला लाजपत राय जी के आग्रह पर मैंने स्कूल कॉलेजों के बारे में थोड़ा बदल करने का कबूल किया था। देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने कुछ बदल करवाए और आखिर में शांतिमय असहकार का प्रस्ताव सर्वमत से मंजूर हो गया। इसी बैठक में महासभा के संविधान का प्रस्ताव भी मंजूर होना था। इस संविधान को मैंने विशेष बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया था और उसे प्रकाशित करके उस पर चर्चा भी हुई थी। श्री विजय राघवाचार्य जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। संविधान विषय नियामक समिति ने इसमें एक ही महत्वपूर्ण संशोधन करवाया था। वो था, मैंने प्रतिनिधियों की संख्या 15 निर्धारित निश्चित की थी, जो नियामक समिति ने 6000 करवाई। यहाँ पर ये हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यहाँ जो संविधान की बात की जा रही है, ये संविधान भारत देश का नहीं था, ये भारतीय कांग्रेस पार्टी का संविधान था। ये बात सच है कि भारतीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश ने की। उसकी आवश्यकता इसलिए थी कि जब स्वतंत्रता संग्राम जो है अंतिम चरण में पहुंचा, निर्णायक दौर में पहुंचा, तो चर्चा का एक माध्यम चाहिए था। तो वो माध्यम जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई और उस माध्यम से सारी चर्चाएं हुई। लेकिन बाद में, जैसा अभी हम इसमें हमें पता लग रहा है कि बाद में इसका भारतीयकरण हुआ और महात्मा गांधी ने इसका नए सिरे से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान लिखा। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। हमारे देश का जो संविधान है वो आदरणीय भारत रत्न आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है। यह हम सबको समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से, और इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब आगे बापू लिखते हैं, जब 6000 जब प्रतिनिधियों की संख्या करवाई तो उसके बारे में वो कहते हैं कि मेरे विचार से यह संशोधन अविचारपूर्ण था। इतने साल बाद भी मुझे ऐसा ही लगता है। ज़्यादा प्रतिनिधियों से ज़्यादा काम अथवा लोकतंत्र मजबूती से स्थापित होता है, यह सोच मुझे गलत लगती है। 1500 प्रतिनिधि यदि उदार मन के और जनता के अधिकारों के बारे में सजग होंगे तो 6000 जवाबदारी शून्य प्रतिनिधियों से कहीं ज़्यादा और अच्छा कार्य कर सकते हैं। यदि लोक सत्ता चलानी है तो इसके लिए जनता में स्वतंत्रता के प्रति समर्पण, स्वाभिमान और एकता जरूरी है, और सच्चे प्रतिनिधि का चुनाव करने का संकल्प भी जनता में होना चाहिए। पर संख्या के अनावश्यक महत्व देने वाली नियामक समिति को 6000 से भी ज़्यादा प्रतिनिधि चाहिए थे, पर जैसे तैसे 6000 पर बात बनी। महासभा में स्वराज्य के ध्येयों को उद्देश्यों के बारे में भी चर्चा हुई। संविधान में एक नियम ऐसा था कि साम्राज्य के अंदर रहकर अथवा बाहर रहकर जिस तरह भी मिले स्वराज्य हासिल करना था। साम्राज्य के अंदर रहकर स्वराज्य मिलने का पक्ष लेने वालों का एक समूह राष्ट्रीय सभा में था, जिसमें पंडित मालवीय और जिन्ना थे।
जिन्होंने इसका समर्थन किया, पर उनको ज़्यादा मत नहीं मिले। और दूसरा नियम था शांतिपूर्ण और सत्य साधनों से स्वराज्य हासिल करना। इस नियम का भी विरोध किया गया। राष्ट्रीय सभा ने इस विरोध को नामंजूर किया और संपूर्ण संविधान अच्छी खासी चर्चा के बाद मंजूर हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि यदि संविधान का पालन लोगों ने सच्चाई से और उत्साहपूर्वक किया होता तो जनता को बहुत कुछ सीखने को मिलता। उसके पालन में स्वराज्य का स्थापित होना भी था, पर यह विषय यहाँ अप्रस्तुत है, इसलिए यहाँ इसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। इसी सभा में हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता और खादी के बारे में भी निर्णय हुए और तभी से अस्पृश्यता दूर करने का काम राष्ट्रीय सभा में अस्पृश्यता दूर करने के काम राष्ट्रीय सभा के हिंदू सभासदों ने अपने ऊपर लिया है। खादी के माध्यम से राष्ट्रीय सभा ने हिंदुस्तान की गरीब और कमज़ोर जनता से संबंध स्थापित किया है। खिलाफत आंदोलन के निमित्त असहकार की घोषणा, नॉन कोऑपरेशन की घोषणा, यही राष्ट्रीय सभा के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का एक महान प्रयत्न था। और इसी के साथ ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।